नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। आज मैं 504 ब्लॉक 3 का इकाई अभ्यास प्रश्न, इकाई के अंत में जो प्रश्न दिया हुआ रहता है उसको मैं लेकर आया हूँ। यह पेज नंबर 19 में है। 504 के ब्लॉक 3 पेज नंबर 19। आप वहाँ पर इस प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, मेरा इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य है, जितने भी इकाई अभ्यास के अंत में प्रश्न दिया हुआ अर्थात इकाई अभ्यास वाले प्रश्न हैं, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने के चांसेज सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी बात, यदि आप इकाई अभ्यास के सभी प्रश्नों को कर लेते हैं तो इससे मिलता जुलता कोई भी प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आप आराम से दे सकेंगे। इसलिए इकाई के अंत में इकाई अभ्यास वाले प्रश्न जरूर 504 और 505 दोनों सब्जेक्ट का कर लें, क्योंकि अभी परीक्षा होने वाला है 504 505 का, तो दोनों का ही तैयारी आपको करना है। इसीलिए प्रत्येक चैप्टर के अंत में जो इकाई अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है और अपनी प्रगति को जांच लें, ये भी प्रश्न दिया हुआ जो बीच बीच में रहता है, दोनों को पूरा कर लें, दोनों का नोट्स बना लें, दोनों को देख लें। प्रश्न क्या है? गणित अधिगम के आकलन की विभिन्न विमाओं की व्याख्या कीजिए। इसका अर्थ हुआ कि गणित में आकलन करना है, गणित में आकलन करना है, गणित अधिगम में आकलन करना है। अब आकलन करते समय कौन कौन सा विमाओं पर आप ध्यान देंगे, उसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे गणित अधिगम के आकलन की विमाओं को 3 पॉइंट में डिवाइड किया हूँ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में गणित अधिगम आकलन के सिद्धांत आएंगे और तीसरा पॉइंट में इन सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य कसौटियाँ आएंगे। तो हम लोगों को एक एक करके एक अलग टाइप का पहला जो टॉपिक, इसका जो पहला पार्ट है, इसमें अलग चीज़ है, दूसरे में सिद्धांत है, तीसरे में कसौटी है। तो सबसे पहले गणित अधिगम के आकलन की प्रणाली को जानने के लिए विद्यालय पूर्व की अवस्था में गणित के उपयोग को जानना पड़ेगा। विद्यालय पूर्व की अवस्था, विद्यालय पूर्व की अवस्था मतलब बच्चे जब विद्यालय नहीं आते थे, जब विद्यालय बच्चे नहीं आते थे तो क्या वह गणित का प्रयोग करते थे? अपने दैनिक जीवन में बच्चे गणित का उपयोग कर रहे थे। वो लेन देन करते आ रहे थे, कभी दुकान गया, कभी मेला गया, कभी बाजार गया, कभी कहीं और गया, या घर में ही किसी से लेन देन का काम बच्चा लोग करते आ रहा है। अब यहाँ लेन देन मतलब रुपया पैसा बड़ा वाला नहीं, यहाँ पर खाने पीने का सामान, खेलने के सामान, यही सब। तो बच्चे अपने दैनिक जीवन में गणित का उपयोग करते हैं। दैनिक जीवन मौखिक रूप से गणित का उपयोग करते हैं। मौखिक, वहाँ पर वो लिख करके जोड़ घटाव करके ये नहीं रखता है। मान लीजिए वो 10 रुपया बाजार लेके गया है या दुकान में गया है, तो उसे पता है 10 रुपये में 5 वाला 2 कुरकुरे मिलेगा, तो वो 10 के नोट को पहचान रहा है और इसे 2 कुरकुरे मिलेगा, वो 2 की संख्या को जान रहा है। मतलब उसे 1 देंगे तो नहीं लेगा, कहेगा 10 में इतना में 2 होता है। तो मौखिक रूप से जान रहा है। अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के लेन देन,
दुकान में, मेला में, बाजार में, अपने घर में गणित का प्रयोग करता है। इन सभी घटनाओं का उपयोग गणित अधिगम के लिए किया जा सकता है। अब जब बच्चा गणित पढ़ने के लिए विद्यालय आए या जब उसकी अवस्था विद्यालय की हो गई, वह विद्यालय आने लगा, तो हम गणित अधिगम का यानी गणित अधिगम को सिखाने के लिए इन सभी चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं, इन सभी घटनाओं का उपयोग हम कर सकते हैं। स्थूल एवं संदर्भ संबंधी समझ ही गणित में बच्चे की शुरुआत की समझ है। स्थूल, जैसे मैंने अभी बताया, 2 कुरकुरे की बात और उससे संदर्भ 10 रुपये, 1 कुरकुरा 5 रुपये, ये इससे रिलेटेड है। इसको ये स्थूल है और ये बच्चे इसको समझते हैं और यही गणित की शुरुआत है, यहीं से गणित की शुरुआत है और ये गणित की समझ की शुरुआत यहाँ से करते हैं। आप एकदम छोटा सा बच्चा लीजिए जो 2-2.5 साल का होगा, 3 साल का होगा, यदि उसको आप 5 रुपये दे देंगे, वो यदि दुकान वगैरह जाता होगा अपने मम्मी भाई बहन के साथ में, तो जान रहा है 5 रुपये में उसको 1 कुरकुरे का पैकेट मिलेगा। तो उसका गणित की शुरुआत वहीं से हो गई, गणित की समझ की शुरुआत वहीं से हो गया। मूर्त तत्वों या पदों के साथ सक्रिय हस्तकौशल बच्चे की गणितीय अवधारणाओं को विकसित करने में मदद करता है। अब यह जो मूर्त तत्व है, जो यहाँ पर 1 कुरकुरा 5 रुपये, ये जो मूर्त है और इसके साथ जो पद है या हस्तकौशल जो हुआ, यह बच्चों को गणितीय अवधारणा को समझने में मदद करता है। गणित अधिगम विकासात्मक संबंधों के लिए एकदम सटीक है। गणित का अधिगम बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सटीक है। किसी के मानसिक विकास के लिए गणित बहुत ज़रूरी होता है। जिनकी मूर्त से अमूर्त अवधारणा की ओर अधिगम की निरंतरता की रूपरेखा बनाने में आवश्यक है। जब हम जान रहे हैं कि गणित अधिगम बच्चों के विकास के लिए सहायक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मूर्त से अमूर्त अवधारणा की ओर अधिगम की निरंतरता की रूपरेखा बनाना चाहिए। तो आपको इस पाठ में जो मैंने बताया, इस पाठ में आपको विद्यालय पूर्व अवस्था में बच्चों के व्यवहार, लेन देन के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये गणित आकलन का विभिन्न बीमाओं में एक बीमा हुआ। अब हम लोग दूसरा बीमा के बारे में समझेंगे। दूसरा हुआ गणित अधिगम के आकलन के सिद्धांत। गणित अधिगम के आकलन के सिद्धांत। यहाँ पर आपको 3 सिद्धांत लिखने हैं। पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, ये तीसरा सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांत को इस पॉइंट में आपको लिखना है। गणित अधिगम के आकलन के लिए 3 मूलभूत शैक्षिक सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत का हेडिंग होगा पाठ्य वस्तु का सिद्धांत। मतलब जिसका आप आकलन कर रहे हैं वह पाठ्य वस्तु से अनुरूप होना चाहिए, अर्थात उसके पढ़ने वाले किताब से वो रिलेटेड होना चाहिए जिसका आप आकलन कर रहे हैं। अधिगम के सिद्धांत। आकलन अधिगम के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए, अर्थात आकलन से गणित अधिगम को बढ़ाने वाला होना चाहिए, अर्थात आकलन से बच्चों के विकास में सहयोगी होना चाहिए। आकलन ऐसा हो जो बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करे। बच्चों के विकास में सहायता प्रदान करना आकलन का एक कारण है। आकलन क्यों करते हैं? आकलन हम इसलिए करते हैं कि जिससे बच्चों को विकास में सहायता मिले।
तो हम आकलन ऐसे करेंगे जिससे बच्चों का विकास संभव हो, उससे उस बच्चों के विकास में सहयोग मिले। ऐसा हम लोग आकलन नहीं करेंगे जिससे बच्चे हतोत्साहित होकर पढ़ने में ध्यान नहीं दे, बच्चों में पढ़ाई के प्रति अरुचि पैदा हो जाए, गणित को देखना नहीं चाहे, गणित से डर लगने लगे। ऐसा आकलन हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो कैसा करना चाहिए? जिससे बच्चों के पढ़ाई में वह सहायता करे। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है गणित अधिगम को बढ़ाने वाला चाहिए, अर्थात आकलन बच्चों के विकास में सहयोगी होना चाहिए। तीसरा है निष्पक्षता का सिद्धांत। यहाँ 3 सिद्धांत, पाठ्यवस्तु का सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत। देखिए, निष्पक्षता मतलब बिना भेदभाव। विद्यालय में मान लीजिए 40 बच्चे हैं, वहाँ अनेक धर्म के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक सामाजिक परिवेश, कोई अमीर, कोई गरीब, अनेक लिंग, अनेक कम से कम 2 लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कोई लड़का लड़की, ऐसे अलग अलग लोग आपके कक्षा में रहते हैं। अब जब हम आकलन करेंगे तो इन सबों के बीच कोई भेदभाव नहीं करना है, बिना भेदभाव का आकलन करना है। दूसरा चीज, इन सभी भेदभाव से ऊपर उठकर आकलन के लिए सभी को समान अवसर देना है। बच्चे क्या जान रहे हैं उसको प्रदर्शन करने का समान अवसर देना चाहिए। ऐसा नहीं कोई तेज बच्चा है, उसको बोलने के लिए, बनाने के लिए, ब्लैक बोर्ड पर दिखाने के लिए 15 मिनट का टाइम आपने दे दिया, और एक गरीब बच्चा है उसको 2 मिनट का टाइम दिया। ऐसा भेदभाव नहीं, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अब चलिए अंतिम तीसरा, इन सिद्धांतों के अतिरिक्त गणित आकलन के 3 कसौटी को संतुष्ट करना चाहिए। जो आकलन होगा वो कम से कम 3 कसौटी को पूरा करना चाहिए। पहला, आकलन एक खुली प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आकलन के बारे में विद्यार्थियों को पूर्व में सूचना दे देना चाहिए। अब हम आकलन कैसे करेंगे, कब करेंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी विद्यार्थियों को पहले से दे देना चाहिए ताकि बच्चे बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकें। आकलन के जो सभी स्तर होते हैं वहाँ पर अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी अध्यापक बच्चों को मदद करे। इसका दूसरा कसौटी है आकलन को एक स्थिर अनुरूपता की प्रक्रिया होनी चाहिए। 3 प्रकार की स्थिर अनुरूपता को आकलन में शामिल किया गया है। आकलन के चरण आपस में अनुरूप होना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए आकलन का आयोजन किया गया उस उद्देश्य से जुड़ा होना चाहिए। आकलन को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ा जाना चाहिए। यहां पर है स्थिर अनुरूपता। अभी आप देखिए, कहीं प्रत्येक 4 माह पर आकलन आयोजन होता है, कहीं महीना महीना, एक महीना के अंत में, जिसको मासिक आकलन हम लोग कहते हैं, वो किया जाता है। ऐसा स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला आकलन 1 महीना, दूसरा आकलन 9 महीना, तीसरा आकलन 3 महीना। जैसे पढ़ाई शुरू 1 महीना में आकलन ले लिया, अब फिर बच्चों को इधर 8 महीना छोड़ दिया, 9वां महीना हुआ फिर बच्चों का आकलन लिया, फिर इधर 1 महीना छोड़ा फिर आकलन ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्थिर अनुरूपता होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसका PDF आपको चाहिए तो मैं बार बार अपना इंस्टाग्राम का ID दे रहा हूँ,
इस पर पहुँचें, वहाँ पर आपको मिलेगा। ये इंस्टाग्राम का आईडी है मोहन वर्मा 123, बिना स्पेस दिए हुए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।